गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग चैप्टर सॉल्यूशंस, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th केमिस्ट्री का, उसके PYQ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट की हैं, ठीक है, आपके PYQ के लिए। तो जो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस है उसके PYQ मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है मास, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। बच्चा जैसे कि आपको पता है जो मोलैलिटी होती है ना, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती टेम्परेचर पे डिपेंड बेटा? क्योंकि उसमें ना वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम होता है मोलैरिटी के अंदर, और जो वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटीज़ होती हैं वही आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो जो असर्शन है वो तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। रीजन आपको दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस विद द चेंजेस इन टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 50 ml of an aqueous solution of glucose contains this gram of molecules, concentration of the solution will be, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपको सोल्यूशन की निकालनी है। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला होता है बच्चा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। अगर मिलीलीटर में हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1000 से, ये करते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहाँ पे दे रखे हैं एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स, है ना, आपको जो नंबर दे रखा है ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है बच्चा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे मोल के अंदर? आपके पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन होते हैं। तो 6.02 इंटू 10⁻22 आपको दे रखे हैं, यहाँ पे लिखिए एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो क्या निकल कर आपका आएगा, दैट इज 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 मोल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसको यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को पुट कीजिए। इसके बाद आपका जो वॉल्यूम है दैट इज गिवन टू यू 50, ठीक है, 50 ml है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका लीटर में हो जाएगा। बस आ गई आपकी मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स यू हैव टू फाइंड मोलैरिटी, तो योर आंसर विल बी 2 मोलर, ठीक है ना। योर डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपको मोलैलिटी डिफाइन करनी है, यू नो वेरी वेल। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दे ही रखा है, दिस इज द फॉर्मूला। डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मोलैलिटी को डिफाइन सॉरी जो क्या कहते हैं एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं स्मॉल m से, और जो मोलैलिटी है उसे करते हैं कैपिटल M से, ठीक है बच्चा। नाउ मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं हम लोग जीटा से, ठीक है ना, बताती हूँ मैं अभी। इसे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है जीटा से, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का ले लो, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, और अपॉन में टोटल Na प्लस NB। समझ में आया, ठीक है। चलिए कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, ठीक है, आपको डेंसिटी गिवन है बच्चा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप देखिए मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन इट इज 9.8%, है ना, इट मीन्स वो 9.8 ग्राम हो गया। परसेंटेज गिवन है, मास बाय वेट है, यानी कि जो 100 ग्राम है वो हो गया आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मास हो गया आपका 100 ग्राम, ठीक है बच्चा। अब डेंसिटी गिवन है आपको 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, यानी कि डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका, मास बाय डेंसिटी, ठीक है ना, किसकी, सोल्यूशन की। अब देखिए ना जो डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी इज गिवन फॉर द सोल्यूशन, तो इसलिए सोल्यूशन का मास हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पर सोल्यूशन का मास लिखिए दैट इज 100 ग्राम, डेंसिटी इज गिवन टू यू 1.02, ठीक है। सॉल्व इट, यू विल गेट 0.098 लीटर, हमने लीटर में से कन्वर्ट कर लिया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है बच्चा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास किसके, सोल्यूट के निकाल रहे हो, दैट इज 9.8। मोलर मास कितना है आपको दे रखा है H2SO4, इट इज 98,
ठीक है बच्चा, तो ये आ गया आपका 0.1 मोल्स। समझ में आ गया? बस पुट कर दीजिए फॉर्मूले में सारी चीजें, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स 0.1 हो गए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हो गया 0.098। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर, दैट विल बी 1.02 मोलर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं बच्चा। ठीक है, और कब आए हुए हैं ये भी आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखा रखा है कि कब ये क्वेश्चंस आपके PYQ में आए हुए हैं। Now differentiate between molarity and molality of a solution. You know very well. Molarity is temperature dependent. Molality is temperature independent. How can we change molarity value of the solution into? अच्छा, molality value को molarity value में कैसे change कर सकते हैं बच्चा? बच्चा इसको change करने के लिए आप क्या करोगे? We have the formula. Molarity is equal to small m d. Small m is the given mass, d is the density. ठीक है ना? अपॉन में 1 प्लस गिवन मास एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, और अपॉन में 1000 जो है वो इस वाली क्वांटिटी के नीचे है। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया बच्चा? ठीक है, एक मिनट मैं जरा चेक कर लूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपका मोलैलिटी है, क्योंकि मास की तो बात ही नहीं है ना, हमें मोलैलिटी को चेंज करना है। इट इज़ द मोलैलिटी, जो फॉर्मूला है इट इज़ द मोलैलिटी बच्चा। ठीक है, ओके। और जो MB है दैट इज द, जो MB है दैट इज द मास ऑफ द सोल्यूट, D इज द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, स्मॉल m इज द मोलैलिटी। ठीक है, एंड कैपिटल M इज द मोलैरिटी। समझ में आ गया? ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कन्वर्ट दिस। नाउ a solution of glucose in water is labeled as 10%. What would be the molality and molarity of the solution? ठीक है, तो कैसे निकालोगे बच्चा? मास ऑफ सोल्यूट तो मिल गया आपको, दैट इज 10 ग्राम। ठीक है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको मिल गया 90 ग्राम। ठीक है, तो सोल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। अब मोलर मास आपको दे रखा है सोल्यूट का, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, डेंसिटी भी गिवन है आपको, दैट इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मोलैलिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो लगा लीजिए, दैट इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, उसमें वैल्यूज को पुट करके जो आप करोगे दैट इज 10 × 1000 अपॉन में 180 × 90। ठीक है, तो जो आंसर आपका आएगा दैट इज 0.62 मोलल। ठीक है, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है ना, दैट इज आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, डेंसिटी गिवन है ना आपको, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे आप लोग, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन इज गिवन दैट इज 100 ग्राम। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करोगे 10 × 1000 अपॉन में 180 × 100 अपॉन में 1.2। ठीक है ना, इट इज 1.2। इसे सॉल्व करेंगे दैट इज 0.67 मोलर। ठीक है, तो आ गई आपकी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है बच्चा, क्लियर? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on dissolving ammonium chloride in water at room temperature the solution feels cool to touch. Under which of the following conditions does salt dissolve faster? किस कंडीशन में सॉल्ट फास्टर डिजोल्व होगा? दैट इज द बी ऑप्शन, पाउडर्ड सॉल्ट इन हॉट वाटर। ऑब्वियसली पाउडर्ड सॉल्ट सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, हॉट वाटर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, low concentrations of oxygen in blood and tissues of people living at high altitude, this is due to बच्चा low atmospheric pressure, Henry's law है। An unknown gas dissolved in water at 2.5 bar pressure and has mole fraction of 0.04 in solution. The mole fraction of X gas when the pressure of the gas is doubled at the same temperature is, आपको mole fraction निकालना है गैस का। हेनरीज लॉ आपको पता है, ठीक है, दैट इज P इज इक्वल टू KHX। ठीक है बच्चा, अब आपको प्रेशर तो गिवन है दैट इज 2.5 बार। ठीक है, इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इज नॉट गिवन, बट एक्स मोल फ्रैक्शन इज गिवन टू यू दैट इज 0.04। ठीक है, यहाँ से हेनरीज कांस्टेंट को निकाल लीजिए, वो आपका आंसर आएगा 62.5 बार। ठीक है, आपका हेनरीज कांस्टेंट आ गया। अब आपसे बोला गया कि व्हेन प्रेशर इज डबल्ड, ठीक है, जब प्रेशर को डबल कर दिया जाएगा तब मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखिए, अब यहाँ पे 2.5 बार था, इसको 5 बार कर दीजिए, डबल हो गया ना प्रेशर। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट आपने निकाल लिया है 62.5 बार। ठीक है, उसको लिख दीजिए मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.08। ठीक है, ऑब्वियसली वो डबल ही होगा ना भाई, जब आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, तो ऑब्वियसली अगर ये डबल है तो वो भी डबल ही होगा। ठीक है,
चलिए, बट हमें क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, हमें सोल्यूशन करके दिखाना था, तो इसलिए हमने ये सब किया। ऑब्जेक्टिव अगर होता तो क्या करते, सिंपल आपका हम लोग ऐसे डबल कर देते, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भी, अरे वाह, फिर तो ठीक ही था बच्चा, फिर तो इसको वैसे ही आपको कर देना था, सिंपल देख के ही आप समझ जाने थे। चलिए कोई बात नहीं। वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। बच्चा आपको पता है, increase in temperature decreases the solubility of oxygen in water. As a result, amount of dissolved oxygen decreases. It becomes more difficult to breathe as oxygen is less. Hence, the aquatic species are not comfortable in warm water. इस तरह से आपको पूरे आंसर को लिखना होता है अपने फुल मार्क्स को गेन करने के लिए। बच्चा समझ में आ गया? क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होता है, आपका टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी लो है, किसके, पार्टिकल्स के, वाटर के पार्टिकल्स के, गैसेस के पार्टिकल्स के, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगी और आपकी गैस डिजोल्व रहेगी। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस, जिसकी वजह से आपके जो एक्वेटिक स्पीशीज है दैट विल बी मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रिस्पेक्टिवली योर वार्म वाटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, gas A is more soluble in water than gas B at the same temperature. Which one of the two gases will have the higher value of KH? Henry's constant and why? दोनों में से किसका KH का वैल्यू हाई होगा? बच्चा हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, फॉर दैट गैस, जिसकी वजह से जो गैस बी है दैट इज लेस सोल्यूबल। ठीक है ना, और जो गैस बी लेस सोल्यूबल है, ठीक है, बोल रहे हैं ना, इट इज लेस सोल्यूबल, तो लेस सोल्यूबल होने की वजह से इसका KH वैल्यू ज़्यादा हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया कैसे बेटा? अभी देखो ना, P इज इक्वल टू KHX होता है ना, ठीक है ना। अब इस KH को यहीं रखो, X को इधर ले जाओ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन X इज इक्वल टू KH। तो देखो ना, ये दोनों इन्वर्सली रिलेशन है इन दोनों का, इसीलिए ये एक्सप्रेशन यहाँ से निकल कर आया है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज हेनरीज लॉ, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ इट। बच्चा हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to the pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution. ठीक है, P is directly proportional to X, it means P is equal to KHX. ठीक है, समझ में आ गया? P is the partial pressure of the gas in vapor phase, X is the mole fraction of the gas in the solution and KH is the Henry's law constant. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ आपको लिखनी है, कोई भी लिख लीजिए, बहुत सारी आपको बताई हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर, है ना, जो बॉटल्स होती हैं, दोज आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट हेनरीज लॉ, व्हाट व्हाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय स्क्यूबा डाइवर्स। ऐसा क्यों होता है बच्चा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेनरीज लॉ कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, है ना, P इज इक्वल टू KHX, ये कहता है हेनरीज लॉ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, डिफरेंट गैसेज हैव द डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, and to minimize the painful effects of decomposition, decompression, है ना, decompression, sickness in deep sea divers, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas। क्योंकि क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है बैंड्स की, जैसे ही वो पानी से निकल के ऊपर आते थे ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता था, हाई हो जाया करता था, जिसकी वजह से उन्हें बैंड्स की प्रॉब्लम हो जाया करती थी। तो क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, तो डाइल्यूट करके ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके उसको सिलेंडर में फिल करते हैं, जिससे वो नीचे जब जाएगा बंदा आपका स्क्यूबा डाइवर, तो ऑक्सीजन गैस ना आपकी डिजोल्व नहीं होगी आपकी ज़्यादा बॉडी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपका हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व होनी शुरू हो जाएगी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस हीलियम की वजह से, दैट्स वाई इट इज़ डन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देन है आपका 18, नहीं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, स्टेट हेनरीज लॉ, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg।
ठीक है। अब देखो हेनरीज लॉ अभी हमने किया बार बार, वही हेनरीज लॉ एक ही बात कहता है, बार बार बोलने में बदल तो जाएगी नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपको निकालनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन आपको पता है, दैट इज P अपॉन KH, ठीक है। प्रेशर इज गिवन टू यू 760 mmHg, अपॉन में KH इज गिवन टू यू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6 mmHg, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा 6.08 इंटू 10 टू द पावर -4। समझ में आ गया? चलिए, इतना इजी क्वेश्चन था, सिंपल हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन लगा के आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट हेनरीज लॉ, मेंशन 2 ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। इस सही क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर लिया है। नाउ गिव रीजंस एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, ये क्वेश्चन भी अभी हमने अटेम्प्ट किया है। एट हायर ऑल्टीट्यूड्स पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक, ये वही है आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस देखो आप, रिपीटेड क्वेश्चन सेम टू सेम आपके वही आते रहते हैं बार बार, ठीक है। अब है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ राउल्ट्स लॉ से जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कौन सा फॉर्मूला है जो बता रहा है राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, P total is equal to P solvent. Now identify which liquid will have higher vapor pressure at 90 degrees Celsius if the boiling points of the two liquids A and B are given to you, ठीक है। आपको निकालना है कि किस वाले लिक्विड का हाई वेपर प्रेशर यहाँ पर होगा एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चा, द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, है ना, द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल वेपोराइज फर्स्ट, आपको पता है सबसे पहले वही वेपोराइज होगा। विच एंड हैज द हाई वेपर प्रेशर, जो सबसे पहले वेपोराइज होगा उसी का वेपर प्रेशर हाई होगा, ठीक है। हैंस लिक्विड ए विल हैव हायर वेपर प्रेशर, तो क्या आंसर हो गया इसका ए। नाउ डिफाइन राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Thus, for any component, partial vapor pressure, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, P0x, P0 इज द वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। समझ में आ गया बच्चा? तो दिस इज द राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट, स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, ठीक है। अब देखो हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इफ वी कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, ठीक है ना, आपके पास राउल्ट्स लॉ का भी इक्वेशन है, ये रहा, ठीक है, और हेनरीज लॉ का भी कांस्टेंट इक्वेशन है, दैट इज P इज इक्वल टू KHX, आपको दिख रहा है। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आएगा, सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, P0 में और KH में। तो इस तरह से यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन है, और दोनों इक्वल कब हो जाते हैं, एक स्पेशल केस में, ठीक है। स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल components, name the solution which follows Raoult's law at all concentrations and temperatures, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर, दैट इज आइडियल सोल्यूशन, यू नो वेरी वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, कौन सा पेयर बनाएगा, दैट इज C N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो ये आपका मोलिकुलर मास है दैट इज सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। Define the term ideal solutions. बच्चा, the solution which obeys Raoult's law of vapor pressure for all the compositions is called ideal solution, ठीक है। And for ideal solutions, enthalpy, volume of mixing is equal to 0, enthalpy of mixing is equal to 0, and AB interaction, ठीक है, is equal to AA and BB interaction, ठीक है। These are the characteristics of the Raoult's law, ठीक है। An ideal solution. Now differentiate between ideal solution and non-ideal solution. बेटा, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे वो तो आइडियल सोल्यूशन हो गया, और उसमें सारी चीजें इक्वल होती है जो मैंने अभी आपको बताया, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। और नॉन आइडियल में विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, और उसमें दोनों के दोनों क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 होती है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी और एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम भी, ठीक है। नाउ 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, calculate the vapor pressure of water for this solution
इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन टू यू, ठीक है, तो क्या करोगे बच्चा, आपको वेट ऑफ यूरिया इज गिवन दैट इज 30 ग्राम, 30 ग्राम का आपको वेट गिवन है यूरिया का, एंड वेट ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन दैट इज 846 ग्राम, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके निकालने के लिए बड़े आसान है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो किसके, यूरिया के, 30 अपॉन में 60, तो ये आ जाएंगे आपके 0.5, ठीक है, मोल्स आ गए। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको किसके, आपके ये निकाले थे यूरिया के, अब निकाल लो वाटर के, ठीक है, दैट इज 846 अपॉन में 18, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 47। अब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, आपको बड़े अच्छे से आता है मोल फ्रैक्शन निकालना, फॉर्मूला मैंने बताया है, दैट इज Na, यानी कि यूरिया का निकाल रहे हैं पहले हम लोग, तो मैं इसे यूरिया लिख देती हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सब कुछ निकाल लिया है, प्लस कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आएगा 0.99। समझ में आ गया, ये किसके निकले हैं, आपके यूरिया के, ठीक है। आपको वाटर का भी निकालना है अगर, तो क्या करोगे, सिंपल है, आप 1 माइनस करके 0.99 कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है ना, फॉर दिस सोल्यूशन। वेपर प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ना, वेपर प्रेशर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है बच्चा P, यानी कि यूरिया से यूरिया लिखते हैं, बार बार ए लिखा जा रहा है हाथ से मेरे, प्रेशर ऑफ यूरिया इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया इज गिवन टू यू 23.8, मल्टीप्लाई करो इसको इसके मोल फ्रैक्शन से 0.99, आपका आंसर आ जाएगा 2.33, नहीं लेट मी कैलकुलेट, मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा 23 आ रहा है, वेट ये आ रहा है 23.5 mmHg, ठीक है, ये आपका आ गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द यूरिया, ठीक है बच्चा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27, on mixing 20 ml of acetone with 30 ml of chloroform the total volume of the solution is, टोटल वॉल्यूम होगा बेटा लेस देन 50 मिलीलीटर, ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनमें दोनों में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ जाएंगे और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा दैट विल डिक्रीज, ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथेनॉल, जब एसीटोन और इथेनॉल का मिक्सचर आप बनाते हो ना, दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन, मीन्स हाई वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे लेस इंटरेक्शन होती है इन दोनों के बीच, ठीक है, देयर इज बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जो आराम से ब्रेक डाउन हो जाती है और इंक्रीज करती है मिक्सचर के वेपर प्रेशर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये वाला मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन को शो करता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेस वेपर प्रेशर होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एबल हो जाते हैं एसीटोन के साथ, ठीक है, समझ में आया बच्चा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ईच कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करेगी, वेपर प्रेशर के साथ साथ डिक्रीज हो जाएगी और नेगेटिव डेविएशन को शो करेगी, ठीक है। चलिए 30th क्वेश्चन, टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडल सोल्यूशन एंड नॉन आइडल सोल्यूशंस, ये बताया है मैंने अभी आपको कई बार, ठीक है, वही सब आप लिख देंगे इसके अंदर। 31, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड गिव एन एग्जांपल, what is the sign of enthalpy of mixing for the positive deviation, obviously it will be greater than 0, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ आपको बहुत अच्छे से पता है, आपका ये वाला ग्राफ होता है, ठीक है ना, और इस तरह से ये अपर साइड में जाता है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे होता है आपका जीटा ए इक्वल टू 0, जीटा बी इक्वल टू 1, यहाँ पे जीटा ए इक्वल टू 1 एंड जीटा बी इक्वल टू 0, यहाँ पे आता है आपका P1 नॉट ए का और यहाँ पे आता है आपका P नॉट बी का, ठीक है, P नॉट ए और P नॉट बी का, समझ में आ गया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ना सेम क्वेश्चंस वही रिपीटेड, बार बार वही चीजें पूछते रहते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
वही है, अच्छा उसका सेकंड और में है, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड गिव एन एग्जांपल, साइन ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑब्वियसली लेस देन 0 होगा, ठीक है। एग्जांपल मैं बताऊं पॉजिटिव डेविएशन का अगर आप लोगों को, तो पॉजिटिव डेविएशन का जो एग्जांपल होता है आपका, दैट इज इथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन के अगर एग्जांपल की मैं बात करूं आपके साथ, तो नेगेटिव डेविएशन का जो एग्जांपल होता है दैट इज फिनॉल एनिलीन, है ना, या फिर क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ठीक है बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। अभी तो डिस्कस किया, बार बार वही बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एन एजिट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ द टू व्हेन इट शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ऑब्वियसली, ठीक है। लोअर मींस आपका मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप कब होगा, जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन, राउल्ट्स लॉ से। नाउ in non-ideal solution what type of deviation shows the formation of maximum boiling azeotropes, ये होता है आपका negative deviation, ठीक है। some liquids on mixing form azeotropes, what are azeotropes, azeotropes क्या होते हैं, azeotropes are the binary mixtures of solutions that have the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature, ठीक है। define azeotrope अभी मैंने define किया। now 36, what type of azeotropic mixture will be formed by a solution of acetone and chloroform, बच्चा ये बनाएंगे आपके negative deviation यानी कि maximum boiling azeotropes, justify on the basis of strength of intermolecular interactions that develop in the solution, बच्चा क्योंकि अब देखो ना ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं यानी कि लेस वेपर प्रेशर, इट मींस दे हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके। Now define azeotropes. What type of azeotrope is formed by positive deviation from Raoult's law? Give an example. अभी डिस्कस हमने कई बार कर लिया इस क्वेश्चन को भी। Define azeotropes. What type of azeotrope is formed by negative deviation from Raoult's law? Give an example. ये भी डिस्कस हो चुका है. Now colligative properties and molar mass. Define the term colligative properties. Colligative properties क्या होती हैं? The properties which depend upon the number of the solute particles. ठीक है? Not on the nature of the solute particles. ठीक है बच्चा। हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट, कैसा इफेक्ट पड़ता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज एज कंपेयर्ड टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। Now, a solution is prepared by dissolving 10 gram of non-volatile solute in 200 gram of water. It has a vapor pressure of this one. Calculate the molar mass of the solute. बड़ा easy है, फॉर्मूला लगेगा सिंपल, आपका P नॉट A माइनस P नॉट टोटल, ठीक है ना, P टोटल अपॉन में P नॉट A इक्वल टू आपका जीटा A, ठीक है ना। बस इस फॉर्मूले को आप यूज करिए क्योंकि सोल्यूशन आपका बहुत डाइल्यूट है, आपको दिख रहा है 10 ग्राम डिसॉल्व किया है खाली 200 ग्राम ऑफ वाटर में, तो जीटा ए में जो आप नीचे लिखोगे यहाँ पे कि एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी आप जो लिखोगे ना, ठीक है, जीटा बी वाला बना रहे हैं हम लोग, तो एन ए सॉरी जो एन बी है उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो जो मोलर मास निकल कर आएगा दैट विल बी 180, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट, measurement of osmotic pressure method is preferred for the determination of molar masses of macromolecules such as proteins and polymers, ठीक है। आपको रीजन देना है इसका कि ऐसा क्यों होता है बच्चा। इन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, ओके, एंड द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, क्योंकि आप फॉर्मूला यूज करते हो पाई इज इक्वल टू सी आर टी का, ठीक है, यू यूज द फॉर्मूला ऑफ पाई इज इक्वल टू सी आर टी। That is why this method is used for determination of molar masses of macromolecules such as proteins, as they are generally not stable at higher temperatures and polymers have poor solubility. समझ में आया बच्चा? चलिए, very good. Now next, aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water. ये डिस्कस हो चुका है, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। Elevation of boiling point of 1 molar KCl solution is nearly double than that of 1 molar sugar solution, ठीक है। ऐसा क्यों है बच्चा? देखिए ज़रा,
देखो जो आई है आपको दिख रहा है KCl का सोल्यूशन है, तो जो आई होगा KCl के लिए वो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब शुगर सोल्यूशन के लिए तो आई क्या होता है, ओनली 1 होता है, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा, तो आई फैक्टर बनेगा ही नहीं उसका। तो डेल्टा TB क्या हो गया, जो डेल्टा TB होगा दैट विल बी इक्वल टू आई KBM, डेल्टा TB विल बी इक्वल टू आई KBM, ठीक है ना। अब देखो आई आपका 2B है, ठीक है ना, 2 है, आई इज 2, तो यहाँ पे फिल कर दीजिए 2 KBM, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चा, आपका क्वेश्चन नंबर ये 42 का सी वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन, ऐसा आपसे बोला गया है, ठीक है बच्चा। तो देखो ये निकाला हमने। अब देखो शुगर के लिए अगर आप निकालोगे तो शुगर के लिए डेल्टा TB जो होगा दैट विल बी KB, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जो आई फैक्टर है दैट इज ओनली 1, ठीक है। तो डेल्टा TB जो निकलेगा आपका किसके लिए, शुगर के लिए, दैट विल बी इक्वल टू आई KBM, और आई आपका 1 है तो ये हो गया KB और M के इक्वल हो गया, ठीक है ना बच्चा। अब देखो जरा, अब क्योंकि डेल्टा TB ऑफ 1 मोलर KCl सोल्यूशन, अब दिख रहा है आपको डबल है ये, इट इज डबल, तो बस इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। समझ में आया? चलो इजी था बेटा। नाउ 43, vapor pressure of pure water at 293 Kelvin is 17.536 mmHg. Calculate the vapor pressure of aqueous solution when 20 gram of glucose is dissolved in 500 gram of water. इस तरह क्वेश्चन भी हमने कई बार कर रखे हैं। आपको जो सोल्यूट है ना, नहीं वाटर का आपको प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है बच्चा, ठीक है। वाटर का प्योर वेपर प्रेशर इज गिवन टू यू। इसके बाद आपको जो टोटल वेपर प्रेशर है वो गिवन नहीं है, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर पूरे एक्वा सोल्यूशन का ही हमें कैलकुलेट करना है, वही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। तो जस्ट सिंपल फॉर्मूला लगाइए, आपका P0S माइनस PS, ठीक है ना, अपॉन में P0S इक्वल टू, यहाँ पे जब सॉल्व करके आएगा दैट इज W2 अपॉन में M2, ठीक है ना, देन अपॉन में W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन में M2, ठीक है ना। वैल्यूज को पुट करिए सब कुछ यहाँ पर, क्योंकि बस आपको ये निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। तो जो आंसर आपका आएगा PS, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 0.070, ठीक है, ये आपका निकल कर आया, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग, हमारा यहाँ पर हमसे पूछा था एक्वा सोल्यूशन, तो यहाँ पे जो PS हम दोबारा से निकालेंगे ना कैलकुलेट करके, दैट इज 17.536 माइनस, अच्छा नहीं वेट, हमारा जो आंसर आएगा वो ये नहीं आएगा, कैलकुलेशन करके हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 17.466 mmHg, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ये आएगा आपका वेपर प्रेशर टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा, इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा ना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate the vapor pressure of water for this solution if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. सेम फॉर्मूला भी लगेगा जो अभी लगाया हम लोगों ने, अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर बता देती हूँ मैं आपको, इट इज़ 0.99, ये आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इज 2 एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरह का। बी पार्ट, 5% aqueous solution of non-volatile solute was made and its vapor pressure at 373 Kelvin was found to be 745 mm. Vapor pressure of pure water at this temperature is 760 mm. Calculate the molar mass of the solute. ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। सेम फॉर्मूला जो अभी लगाए थे मैंने, जो ऊपर यहाँ पे सारा फॉर्मूला लिखा था ना बड़ा सा, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपका लगेगा। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जो मोलर मास निकल कर आएगा दैट विल बी 48 ग्राम पर मोल, ठीक है, सेम फॉर्मूले के साथ होगा। Question number 46, the boiling point of 0.2 molar solution of a non-electrolyte in water is, that is option number C। कैसे आएगा आपको पता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी,
ठीक है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। के बी आपको दे रखा है 0.52, मोलालिटी इज गिवन 0.2, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा टी बी इज इक्वल टू 0.104 प्लस डेल्टा प्लस टी बी नॉट, ठीक है। ये निकल कर आ गया। अब टी बी नॉट क्या है आपका, टी बी नॉट इज 100, ठीक है। टी बी नॉट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बस यहाँ पे 100 को पुट कर दीजिए, आपको जो आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी 100.104 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर, ठीक है। जो मैंने बताया आपको कि ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Yes, it is colligative property. Elevation in boiling point is directly proportional to molarity. No, वहां तो हम क्या लेते हैं, molality. तो C is the correct option कि assertion आपका correct है और reason आपका wrong है, ठीक है। Now the next question is define molar elevation constant Kb. बेटा जो molar elevation constant होता है that may be defined as the elevation in boiling point when the molality of the solution is unity, यानी कि 1, ठीक है। and the unit of Kb is Kelvin molality, है ना, Kelvin per molality, ठीक है, या फिर Kelvin किलोग्राम पर मोल। समझ में आ गया। Question number 49, why does a solution containing non-volatile solute have higher boiling point than the pure solvent? Why is elevation of boiling point is a colligative property? The boiling point of elevation is always higher, ठीक है, than that of the pure solvent. As the vapor pressure of the solution is lower than that of the pure solvent, the vapor pressure increases with increase in temperature. Hence, the solution has to be heated more to make the vapor pressure equal to the atmospheric pressure. Okay, and elevation of boiling point is a colligative property. Why? Because it depends on number of solute particles present in a solution, ठीक है, वो number of particles पे depend करती है, that's why. Now, in the following diagram, point X is represented as, इस point X क्या represent कर रहा है बच्चा, ये represent कर रहा है freezing point of solution. मैंने पूरा ग्राफ आपको समझाया हुआ है, यहाँ पर हमारा जो solution का freezing point आता है वो वाला point यहाँ पे show करता है. Now Nisha took 2 aqueous solutions, one containing 7.5 gram of urea and other containing 42.75 gram of substance Z in 100 gram of water. It was observed that both the solutions froze at the same temperature. We have to calculate the molar mass of Z. ठीक है, अब देखो जो मोलैलिटी है यूरिया की, ठीक है ना, वो निकाल लीजिए 7.5 इंटू 1000 अपॉन में 60 इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला लगाइएगा आराम से, आपको सब पता चल जाएगा क्या मैंने कैसे कहाँ पे लिखा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कीजिए आप, मार्क्स अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। ये आपका आएगा 1.25 मोलल, ठीक है ना। अब आपने निकाल ली है मोलैलिटी, मोलैरिटी निकालनी है आपको सब्सटेंस की, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके पास Z इज इक्वल टू, यानी कि Z इज मोलैरिटी ऑफ Z 42.75 इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास इंटू 100, ठीक है ना। ये आपका आएगा 427.5 अपॉन में मोलर मास जो हमें निकालना है, ठीक है ना, मोलर मास, ठीक है बच्चा। अब देखो एज बोथ द सॉल्यूशंस हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इनकी जो मोलैलिटी है वो सेम होगी, दे विल बी हैविंग द सेम मोलैलिटी, ठीक है बच्चा। ये हमने मोलैलिटी ही निकाली है, दिस इज अ मोलैलिटी, ठीक है, दोनों की निकाल ली हम लोगों ने, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है ना हमारे पास। यूरिया की भी निकाल ली और सब्सटेंस Z की भी मोलैलिटी हम लोगों ने निकाल ली। अब हमसे बोला गया कि दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन है वो सेम टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, इक्वेट कर दो। इक्वेट करने पर क्या आएगा 1.25 इक्वल टू 427.5 अपॉन मोलर मास, तो बस यहाँ से आ गया दैट इज 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे करोगे, सिंपल है, फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में M2 इंटू W1। सारी चीज़ें क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है।
सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर निकल के यहाँ से आएगा डेल्टा टी एफ, दैट विल बी इक्वल टू, आपको निकालना है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन ना, तो डेल्टा टी एफ ही आपको निकालना है। तो डेल्टा टी एफ जो आपका यहाँ से निकल कर आएगा दैट विल बी 270.52 कैल्विन। ओके, सॉल्व कीजिएगा इसको, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, कैलकुलेट द मास ऑफ अ कंपाउंड टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 कैल्विन। ठीक है, तो सिंपल है, डेल्टा टी एफ का वही फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में के एफ नहीं अपॉन में M2 इंटू W1। ठीक है ना, सारी वैल्यू इसको पुट कीजिए, W2 जो यहाँ से निकल कर आएगा दैट विल बी 1.8 ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन is prepared by dissolving 31 gram of ethylene glycol in 600 gram of water. Calculate the freezing point of the solution. ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के लिए आपके पास एक्सप्रेशन होता है डेल्टा टी एफ वाला होता है, दैट इज टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है ना, डेल्टा टी एफ। ठीक है बच्चा, अब देखो आपको यहाँ पे गिवन है W2, ठीक है, W1 और M2। ठीक है बच्चा, सारी वैल्यूज जो पुट करोगे ना तो ये आपका निकल कर आएगा 273.15। एक मिनट, नहीं, इस फॉर्मूले से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ये बाद में लगाना। पहले क्या करना बच्चा, आपका ये 53 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, सबसे पहले डेल्टा टी एफ तो निकाल लो, उसके लिए फॉर्मूला लगाओ, वही वाला सेम जो अभी बार बार मैं लिख रही हूँ ना, वही सेम फॉर्मूला है यहाँ पर, W2 इंटू 1000, ठीक है ना, अपॉन M2 इंटू W1 वाला। जब ये डेल्टा टी एफ निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 1.55 कैल्विन का। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला डेल्टा टी एफ वाला, दैट इज टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है ना, अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ आपको निकालना है, तो वैल्यूज को पुट करके जो आपका आंसर आएगा दैट इज 271.45 कैल्विन। ठीक है बच्चा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 55, calculate the mass of ascorbic acid to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its freezing point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको, इट इज 5.077 ग्राम। ठीक है, जो बताइए अभी सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगना है। अ 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.15 कैल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। ठीक है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ग्लूकोज इन वाटर का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो निकालोगे दैट विल बी मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी के लिए आपके पास जो यहाँ पे रिलेशन है दैट इज W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। वैल्यूज को पुट करिए, 4 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 96। आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.121 मोलल। ठीक है, फिर आपको डेल्टा टी एफ चाहिए यहाँ पे सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए, तो वो निकालोगे 273.15 माइनस 271.15 दैट इज इक्वल टू 2 कैल्विन। ठीक है, अब आपको चाहिए के एफ, तो उसके लिए रिलेशन आपको पता है डेल्टा टी एफ अपॉन में मोलैलिटी, 2 अपॉन में 0.121, तो आंसर क्या आ गया 16.52 कैल्विन पर मोलैलिटी। ओके, समझ में आ गया बच्चा, दिस इज योर आंसर। पूरा कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 57, 100 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is this. Find the molar mass of solute. फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वही सेम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। आंसर क्या है बता देती हूँ 57 का, इसका आंसर आएगा 256 ग्राम पर मोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, 5% solution of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% solution of glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. ठीक है,
सबसे पहले सेम फॉर्मूला मोलैलिटी वाला, ठीक है, आप लगाइए W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है, वैल्यूज को पुट करिए 5 इंटू 1000 अपॉन में 342 इंटू 95, तो मोलैलिटी आपकी आएगी 0.154 मोलल, ठीक है। फिर आप डेल्टा TF निकालेंगे यहाँ से, कैसे निकालोगे, TF नॉट माइनस TF, ठीक है, तो ये आएगा आपका 273.15 माइनस 271, तो आंसर आएगा आपका 2.15 केल्विन, ठीक है, इतना आप लोगों ने निकाल लिया। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, तो KF आपको चाहिए तो डेल्टा TF अपॉन मोलैलिटी, यानी कि डेल्टा TF हो गया 2.15 अपॉन मोलैलिटी, दैट इज 0.154, ठीक है, ये आपका आ गया KF। अब आपको निकालनी है मोलैलिटी ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन, वो थी शुगर सोल्यूशन जो अभी तक हमने सब कुछ किया। अब ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए मोलैलिटी का सेम फॉर्मूला, वैल्यूज में पुट कर देती हूँ 5 इंटू 1000 अपॉन में 180 इंटू 95, तो आपके ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए जो मोलैलिटी आ गई दैट इज 0.292 मोलल। सिमिलरली इसके लिए डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF यहाँ पर निकल कर आ जाएगा KF इंटू मोलैलिटी, है ना, ग्लूकोज के लिए, दैट इज 2.15 अपॉन में 0.154, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 0.92 के साथ, तो आपकी जो डेल्टा TF की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4.08 केल्विन, ठीक है, ये आपके निकल कर आ गई, ठीक है। अब आपको चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, है ना, यू नीड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, 273.15 माइनस 4.08, तो आंसर विल बी 269.07 केल्विन। कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे दिया बच्चा मैंने, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, a 10% solution by mass of sucrose in water has freezing point of this. Calculate the freezing point of 10% glucose in water. Its freezing point of, if freezing point of pure water is this, ठीक है। तो देखो बच्चा, वही सब कुछ मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है, फिर आप डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर KF को निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी भी कर लिया बच्चा, ये क्वेश्चन तो डन हो गया हमारा 15, मैं कहूँ क्वेश्चन तो सेम है, हमारा सेम क्वेश्चन लग रहा था मुझे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हमें करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, यूजिंग फॉर्मूला, आपका डेल्टा TF का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, ठीक है, डेल्टा TF का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, दैट इज KF, ये कितनी बार मैंने लिख दिया है, W2 इंटू 1000 अपॉन में M2 इंटू W1, ठीक है, वैल्यूज को पुट करिए 1.86 इंटू 60 इंटू 1000 अपॉन में 180 इंटू 250, ठीक है, ये निकल कर आप वैल्यूज निकालिए अपनी। इसके बाद डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, ठीक है ना, और TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF, तो वहां से जब वैल्यूज आप निकालोगे तो आंसर आपका आएगा 270.52 केल्विन। दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, some ethylene glycol is added to your car's cooling system along with 5 kg of water. If the freezing point of water glycol solution is minus 15 degree Celsius, what is the boiling point of the solution? तो बच्चा देखो, TF माइनस 15 हो गया, KF 1.86, तो डेल्टा TF निकाल लोगे, 0 माइनस माइनस 15, तो जो आपका डेल्टा TF आ जाएगा दैट विल बी 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेल्टा TF आपका निकल कर आ गया। अब डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है KF इंटू M मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी निकाल लोगे यहाँ से, दैट इज 15 इज इक्वल टू KF आपको दे रखा है 1.86, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दैट इज 5 किलोग्राम इज गिवन टू यू,
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, यहाँ से निकल कर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स 40.32 मोल्स आ गया। अब आपको चाहिए डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज केबी इंटू एम, ठीक है। केबी क्या है आपका 0.52। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कि मल्टीप्लाई 40.32 अपॉन में 5, ठीक है। तो डेल्टा टीबी जो निकल कर आया दैट इज 4.19, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब क्या करना है आपको, अब निकालना है आपको टीबी। तो टीबी के लिए फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। तो डेल्टा टीबी का लिखिए 373 प्लस में, नहीं डेल्टा टीबी तो हमारा है, डेल्टा टीबी हमारा है दैट इज 4.19, है ना। और टीबी नॉट है हमारा 373। तो सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। टीबी निकालना था हम लोगों को, ये आ गया 377.19 केल्विन, ठीक है। 61 क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ठीक है बच्चा। आई होप समझ में आ गया है आप लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स, आपको पता है, ठीक है। आपको जो आंसर रहेगा ए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। 63, अ रो मैंगो प्लेस्ड इन सलाइन सोल्यूशन लूजेज वाटर एंड श्रिवल इनटू पिकल, करेक्ट, बिल्कुल ये आपका नहीं नहीं नहीं, यस करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस रो मैंगो श्रिवल इनटू पिकल, बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस करेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, what happens when a pressure greater than osmotic pressure is applied on the solution side separated from solvent by a semi permeable membrane, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई किया जाता है ना बच्चा, तब क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फ्रॉम द सोल्यूशन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द सॉल्वेंट साइड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। Give reason. Measurement of osmotic pressure method is preferred for the determination of molar masses of macromolecules such as proteins and polymers. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, दोज आर नॉट सोल्यूबल एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, और पुअर सोल्यूबिलिटी होती है उनकी, तो इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ है, पूरा अगर मैं बताऊं फिर से, इन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। हम क्या यूज करते हैं, मोलैरिटी यूज करते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, वी यूज पाई इज इक्वल टू CRT फॉर्मूला, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन विच इज द मोलैरिटी, ओके। एंड दैट इज वाई दिस मैथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, दीज आर द जनरली नॉट स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर्स, ओके। और जो पॉलीमर्स होते हैं वो हैव पुअर, उनकी पुअर सोल्यूबिलिटी होती है, ठीक है। ना ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो सोल्यूशन पर अप्लाई किया जाता है, किस लिए, सॉल्वेंट के फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, एंड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। Now, what are isotonic solutions? The two solutions having same osmotic pressure at a given temperature is called isotonic solutions. Question number 69. For a 5% solution of urea, molar mass is given to you. Calculate the osmotic pressure. Simple है, pi is equal to CRT का फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो C वहाँ से जो निकल कर आएगा मोलैरिटी, that will be equal to pi upon RT, ठीक है बच्चा। अब देखो जो पाई है, वेट पूरा लिख के दिखाते हैं आपको अच्छे से, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है ना, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू CRT हो गया, ठीक है। सबसे पहले मोलैरिटी में निकाल रही थी, तो यहाँ पे क्या करो, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लो, W इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन,
ठीक है ना, इंटू ये मिलीलीटर में है इसलिए ऊपर 1000 लिखा है, ठीक है बच्चा। इंटू में आर इज 0.08121, ठीक है ना। इंटू में टेम्परेचर विच इज गिवन टू यू, आर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है 300, ठीक है बच्चा, ये है। अब देखो ये W क्या है, W है आपका 5, मोलर मास क्या है वो है आपका 60, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, दैट इज 100, सारे वैल्यूज को पुट करिए, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 20.51 एटमॉस्फेरिक। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 70, गिव रीजंस। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग पैन, यानी कि ओपन पैन में अगर आप कुकिंग कर रहे हो, जो आपका ओपन कुकिंग पैन होता है ना, उसके रिस्पेक्ट में जो क्लोज्ड आपका प्रेशर कुकर होता है उसमें कुकिंग फास्टर होती है। ऐसा क्यों? व्हेन वी कुक द फूड इनसाइड द प्रेशर कुकर, हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इनसाइड द कुकर। पता है ना, हाई प्रेशर अप्लाई होता है, हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है कुकर के अंदर, और जो प्रेशर है दैट विल इंक्रीज, सो द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन द कुकिंग पैन। ओके, रेड ब्लड सेल्स श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन सलाइन, सलाइन मीन्स NaCl यानी कि सॉल्टेड वाटर में, बट स्वेल इन डिस्टिल्ड वाटर। ऐसा क्यों? व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन सलाइन वाटर, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका NaCl है ना, जो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है, सलाइन वाटर, वो आपका क्या करेगा, जो आपका RBC है उसके अंदर से जो वाटर है उसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है ना, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है वो मूव होगा, वो होगा आपका लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब देखो ना, आपका सपोज ये रेड ब्लड सेल है, इसको एक ऐसे सोल्यूशन में रखा गया है जहाँ पे आपका सलाइन वाटर है, ठीक है ना। अब सलाइन वाटर में है क्या, इसमें है आपका NaCl प्लस वाटर, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेटेड आपका सोल्यूशन है, ठीक है, समझ में आया। तो RBC में जो रेड ब्लड सेल्स में जो एक्वस एरिया होता है, जो एक्वस मीडियम है, वो एक्वस मीडियम क्या करेगा, ये सलाइन वाटर अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से आपके RBC श्रिंक कर जाते हैं। अब इसी RBC को अगर मैंने किसी डिस्टिल्ड वाटर में रखा, तो डिस्टिल्ड वाटर तो क्या है, दैट इज प्योर, फ्री ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट तो उसमें है ही नहीं, तो इसीलिए ये वाटर उल्टा अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, सॉरी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। समझ में आया? ठीक है, दोबारा समझाती हूँ हुआ क्या। व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन सलाइन वाटर, द वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, ओके, low concentration to high concentration, and they would shrink. Such a solution is called hypertonic solution. इस तरह के solution को बोलते हैं बेटा hypertonic solution। कौन सा solution बोलते हैं? hypertonic, जहाँ पे concentration बाहर ज़्यादा होती है, okay? On the other hand, when red blood cells are placed in distilled water, water will flow into the cell, okay, and they would swell, and such solution is known as hypotonic solution। जहाँ पे concentration बाहर कम होती है उसे बोला जाता है hypotonic solution। समझ में आ गया बच्चा? चलो, now out of 1 molar glucose and 2 molar glucose, which one has high boiling point and why? बच्चा, दो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपको पता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट एडेड, ठीक है, जिसकी वजह से हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, हायर विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा दिख रही है, 2 मोलर है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। समझ में आया? क्यों? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है, ठीक है। What happens when the external pressure applied becomes more than the osmotic pressure of the solution? क्या होगा? When the external pressure applied becomes more than the osmotic pressure, then the solvent molecules from the solution pass through the semi-permeable membrane to the solvent site and the process is called reverse osmosis। अभी सेम क्वेश्चन किया है, इट मीन्स आप पता लगा सकते हो कि एक ही टाइप का क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। Blood cells are isotonic with 0.9% sodium chloride solution.
what happens if we place blood cells in the solution containing 1.2% sodium chloride solution? Obviously अभी तो किया, क्या होगा, आपका जो ब्लड सेल है उसका श्रिंकिंग हो जाएगा। अभी हमने ऊपर किया है, बस क्वेश्चन को चेंज करके आपसे पूछ लिया। पहले क्या था कि जो ब्लड का सेल था वो आइसोटोनिक था, ठीक है, किसके साथ, 0.9% NaCl के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अब इस वाले सेल को हमने क्या किया, किसमें प्लेस कर दिया, जहाँ पे कि 1.2% NaCl का सॉल्यूशन है, समझना। तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई ना, तो क्या होगा, अंदर से जो आपका एक्वस मीडिया है बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा, सेल विल श्रिंक, ठीक है। अगर इसको 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या हो गया, फिर तो अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। यानी कि फर्स्ट केस में आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और सेकंड केस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। 73 at 300 Kelvin 30 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? Same question मैंने आपको करवाया है। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दो तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर्स और वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसके बाद एक काम करो, क्योंकि हमें जो करना है, वेट एक मिनट, अरे व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम यूजिंग इरेजर। और चलो देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले एक बार। आपको 300 केल्विन पर ना 30 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, ठीक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है 4.98 बार। अब बोला गया है कि इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.52 बार, अब ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर सेम है, तो अब की बार कॉन्सेंट्रेशन पूछिए, यानी कि मोलैरिटी पूछिए उसकी। एक तरह से क्या करो, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 करो, ठीक है ना। लेकिन इज इक्वल टू क्यों नहीं कर सकते इसको हम, क्योंकि यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है। तो क्या करोगे आप, करो पाई 1 अपॉन में पाई 2 डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया C1 RT1 अपॉन में C2 RT2, लेकिन T1 T2 आपके सेम है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है, R भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे, पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 आपको गिवन है 4.98, ठीक है, C1 गिवन है आपको 4.98, नहीं C1 थोड़ी गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है ना हमें, तो वी हैव गिवन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। हाँ, C1 गिवन नहीं है, ठीक है, हमें गिवन है 4.98, पाई 2 इज गिवन 1.52, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला लगाइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, दैट इज 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर अपॉन में ये C1 के लिए था, C2 हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालना ही है। तो जब सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया, अब निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो C2 की वैल्यू आएगी 0.51 मोल पर लीटर, ठीक है, अंडरस्टूड, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। (74) A solution containing 15 gram of urea per liter of the solution in water has the same osmotic pressure as a solution of glucose. अब यहाँ पे पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 कर सकते हो आप, ठीक है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, सिंपल मास आपको निकालना है। मैं आपको बता देती हूँ आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 45। सिंपल पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 का फॉर्मूला यूज करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफाइन द टर्म्स ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीपल टाइम मैंने डिफाइन कर दिया है। 76 डिफाइन वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। 77 डिफाइन एबनॉर्मल मोलर मास, the molar mass which is either lower or higher than the expected or normal value, which is known as abnormal molar mass, okay. Predict the state of the solute in the solution in the following situations. When I is found to be more than 1, जब I greater than 1 होता है ना बच्चा,
तो जो सोल्यूट होता है दैट इज इन डिसोसिएटेड स्टेट, यानी कि डिसोसिएशन हो रहा होता है, तब वो ग्रेटर देन 1 होता है। आई इज लेस देन 1 जब वो एसोसिएट होता है, ठीक है, तो इस केस में होगा एसोसिएशन। दिस इज द स्टेट ऑफ द सोल्यूट। 79, व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, अभी मैंने बताया। व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन इट हैव इफ इन फॉर्मिंग द सोल्यूशन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन एसोसिएशन, बस वैल्यू पूछिए, अभी तो बताया। क्वेश्चन को तो कैसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं बेटा, ठीक है। नाउ गिव रीजंस। Elevation of boiling point of 1 molar KCl solution is nearly double than that of 1 molar sugar solution। ये तो क्वेश्चन हमने किया भी था, क्योंकि KCl का आई फैक्टर 2 होता है, शुगर का 1 होता है, इसलिए वो डबल है, सिंपल। 81.1 molar KCl solution has higher boiling point than 0.1 molar glucose। बेटा उसका आई फैक्टर ज़्यादा है ना, दैट्स वाई वो डिसोसिएट होगा 2 आयंस में, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। मीट इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉल्ट होता है ना वो यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ क्योंकि जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हाई सॉल्टी एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका हाइपरटोनिक नेचर होता है सॉल्ट का, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो एनी लिविंग सेल इन सच एन एनवायरनमेंट विल बिकम डिहाइड्रेटेड, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से सारा जो लिक्विड पार्ट है वो खींच लिया जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस, एंड दैट विल डाई और बिकम टेम्परली डीएक्टिवेटेड, तो इसीलिए सॉल्टिंग की जाती है, ओके। 82 out of 0.1 molar aqueous solution of glucose and 0.1 molar aqueous solution of KCl, which one will have higher boiling point and why? अभी तो बताया it's a KCl, क्यों? क्योंकि उसका आई फैक्टर ज़्यादा है। Predict whether Venthoff factor is less than 1 or greater than 1 in the following case। देखो एसिटिक एसिड है, इसका होता है एसोसिएशन, ठीक है ना, तो इसलिए इसका वेंटोफ फैक्टर जो आई होगा, ठीक है, दैट विल बी आपका लेस देन 1, ठीक है ना, दैट विल बी लेस देन 1। और जो आपका एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन, वो वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, बेंजीन में डिजोल्व कर रहे हैं आपका। अच्छा अच्छा, ये वाटर में डिजोल्व कर दो बेटर, वाटर में डिजोल्व जब करेंगे तो डिसोसिएशन होगा फिर तो, यस वाटर में डिजोल्व करेंगे डिसोसिएशन होगा, वहाँ पे आई फैक्टर आपका ग्रेटर देन 1 होगा। बेंजीन में कर रहे हैं तो आपका लेस देन 1, वहाँ पे एसोसिएशन होगा, ठीक है। 83 कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है ना, सिंपल है, फॉर्मूला यूज़ कीजिए आप एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। आपका फॉर्मूला लगता है दैट इज अब देखो यहाँ पे, हाँ आपका लगेगा डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM, ठीक है ना, ये लगेगा। अब देखो आप मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है पूरा का पूरा, मैं पुट करके दिखा देती हूँ। आई तो आपका 3 हो गया यहाँ पे, क्योंकि CaCl2 में 3 आई फैक्टर निकलेगा। Kb की वैल्यू आपको दे रखी है 0.52, इट इज़ गिवन हियर, ठीक है, ये रही। मोलैलिटी निकाल लीजिए, W2 इंटू 1000 अपॉन में M2 इंटू W1, ठीक है ना। W2 क्या है आपका 10, M2 क्या है 111 और W1 क्या है आपका 200। सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, डेल्टा TB आपका निकल कर आएगा 0.702 केल्विन, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 84, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम of MgSO4 was dissolved in 100 gram of water, assuming MgSO4 undergoes complete ionization, ठीक है। अब कंप्लीट आयोनाइजेशन है तो Mg 1 हो गए, SO4 1 हो गए, तो आई फैक्टर यहाँ पे आ गया 2। सेम वही फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM का, ठीक है। आई आपका 2 हो गया, KB आपको गिवन है 0.52, फिर से लगाएंगे मोलैलिटी का फॉर्मूला, सब कुछ गिवन है। यहाँ पे आपका जो आपका निकल कर आएगा आंसर TB, क्योंकि हमें हमें यहाँ पे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो TB पूछा है, तो TB के लिए फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज TB नॉट प्लस डेल्टा TB, ठीक है ना। आपने डेल्टा TB निकाल लिया, TB नॉट आपको दे रखा है यहाँ पे 100 ग्राम, नहीं नहीं नहीं, इट्स अ ग्राम,
ऑफ वाटर, टीबी से 100 होता है, ठीक है ना। टीबी नॉट जो प्योर होता है दैट इज 100 होता है, नहीं भी दे रखा है तो कोई बात नहीं। और डेल्टा टीबी आप निकालोगे जो आपका आएगा 0.34, ठीक है। सॉल्व करोगे आ जाएगा 100.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ 85, वाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सोल्यूशन मोर देन दैट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन। बच्चा क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है ना, NaCl के 2I फैक्टर होगा, दैट्स वाई। A non-volatile solute X, when dissolved in 78 gram of benzene, reduced its vapor pressure to 90%. Calculate the mass of X dissolved in the solution. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे। आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 90% दे रखा है ना आपको, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है PT, दैट विल बी इक्वल टू 90/100 ऑफ P नॉट। ये बोल रहा है ना वो आपसे, ठीक है। तो 0.9 P नॉट हो गया, ठीक है। अब मोलर मास सोल्यूट का आपको दे रखा है 50 ग्राम और बेंजीन का दे रखा है आपको 78.1, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला आपका लगेगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन में W1, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट करिए इसके अंदर, ठीक है। वैल्यूज़ आपकी मैं बता देती हूँ। आपका ये आएगा P नॉट माइनस 0.9 P नॉट अपॉन P नॉट इक्वल टू W2 जो आपको निकालना है अपॉन में 50 इंटू 78.1 अपॉन 78। सॉल्व करेंगे W2 आ जाएगा 5 ग्राम। ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन prepared by adding 10 gram of MgCl2 to 200 gram of water assuming MgCl2 is completely dissociated। अब की बारी डिसोसिएट हो रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो डिसोसिएशन में तो I इज इक्वल टू 3 होगा क्योंकि MgCl2 है, एक Mg हो गया, 2 Cl हो गए आपके, तो I हो गया आपका 3। डेल्टा TB के फॉर्मूले में रखो I KBM, ठीक है। I हो गया आपका 3, KB हो गया आपका 0.512, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो वहां से लगा के जब वैल्यूज को पुट करोगे तो दैट विल बी 10 अपॉन में 95 इंटू 0.2 किलोग्राम आपको गिवन है। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.80 केल्विन। इट इज डेल्टा TB, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, out of the following 1 molar aqueous solutions which one will show largest freezing point depression। सबके I फैक्टर निकाल लो। NaCl के होते हैं 2, ठीक है। Na2SO4 के हो गए 3, C6H12O आपका नॉन आयोनाइजेबल है, इसका हो गया 1, और एल्यूमिनियम सल्फेट के हो गए 5। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका वेंटो फैक्टर होगा, ठीक है। तो बस सबसे लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी इसी का होगा, ओके। नाउ 87, assuming complete dissociation, calculate the expected freezing point of a solution prepared by dissolving 6 gram of Glauber's salt, that is sodium sulfate decahydrate, in 0.100 kilogram of water। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको, एक्सपेक्टेड नहीं, वो तो गिवन है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ यही निकालना है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। आपको सबसे पहले मोलर मास निकाल लो इस ग्लोबर सोल्ट का, जो आपका आएगा 322 ग्राम पर मोल। इसका आयनाइजेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ से I फैक्टर जो निकल के आएगा वो आपका 3 निकल कर आएगा, ठीक है, क्योंकि Na2 2 है और सल्फेट आपका 1 है। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग निकल जाएंगे, उसे काउंट नहीं करते, ठीक है। तो सिंपल है डेल्टा TF का फिर से वही फॉर्मूला I इंटू KFM। I हो गया 3, KF आपको दे रखा है 1.86, ठीक है ना। और मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो सब कुछ लगा लोगे कि जो आपका आंसर आएगा दैट इज 0.186 जो मोलैलिटी आएगी। तो डेल्टा TF आ जाएगा यहाँ से 1.04 केल्विन। आपसे पूछा है एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज TF, तो फॉर्मूला होता है TF नॉट माइनस डेल्टा TF, ठीक है। वैल्यू को पुट करो, ये होता है नेचुरल वाला, प्योर वाला 273 माइनस का 1.04 जो भी हमने कैलकुलेट किया, आंसर आ जाएगा 271.96 केल्विन, ठीक है बच्चा। चलो
नाउ 87 एज्यूमिंग, अच्छा 87 हमारा हो गया, ठीक है 88। When 19.5 gram of FCH2COOH is dissolved in 500 gram of water, the depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius. Calculate degree of dissociation. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको पहले भी। क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है, देखो डिसोसिएशन होगा, मैं बता देती हूँ कैसे। आपके पास है FCH2COOH, जब डिसोसिएशन होगा ना इसका, तो ये होगा FCH2COO नेगेटिव और प्लस H+ आयंस में, ठीक है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन C है और यहाँ पर 0 0 है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सपोज कीजिए C अल्फा बन रहा है, तो यहाँ पर होगा C - C अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आप निकालोगे दैट इज C - C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, ठीक है। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा C1 + अल्फा, ठीक है बच्चा। अब जो I का फॉर्मूला होता है C के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, दैट इज योर C1 + अल्फा अपॉन में C, तो वो आ जाएगा आपका 1 + अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा नंबर, अल्फा आप निकाल लो I - 1, I आपका आएगा यहाँ पे 1.0753, ठीक है। I कहाँ से आया बच्चा आपका, I आपको यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया, कैसे किया कैलकुलेट आप लोगों ने I को, आपका जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको डिवाइड करके, ठीक है। ऊपर आप लिखोगे कैलकुलेटेड, नीचे आप लिखोगे ऑब्जर्व्ड। तो जो कैलकुलेटेड है वो आपको गिवन है, दैट इज, वेट एक मिनट, जो निकल कर आएगी, अच्छा वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है। अभी ये आपका जो आई है ये आपको नहीं पता, ठीक है। मैं बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं आई को, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चा। आप क्या करोगे, पहले ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लो। कैसे निकालोगे, मोलैलिटी के फॉर्मूले को यूज़ करके, ठीक है। आप करोगे 1000 × KF × W2 अपॉन में W1 × डेल्टा TF, जो कि ऑब्जर्व्ड है, क्योंकि ऑब्जर्व्ड के लिए हम निकाल रहे हैं। वैल्यू को पुट किया 1000 × 1.86 × 19.5 अपॉन 500 × 1, तो ये निकल कर आएगा आपका 72.54 ग्राम पर मोल। ये आई आपकी ऑब्जर्व्ड। कैलकुलेटेड कितनी आएगी, जो इसका मोलर मास आप निकाल लोगे पूरे का FCH2COOH का, वो होता है 78 ग्राम पर मोल, और ऑब्जर्व्ड इतनी निकली है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप निकालोगे अपना I, दैट इज कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने सारा समझाया हुआ है आपको अपनी थ्योरी की वीडियोस में बेटा, ठीक है। समझना आ रहा है तो जाके देख भी सकते हो। तो कैलकुलेटेड इज 78 और ऑब्जर्व्ड इज 72.54, तो यहाँ से आपका आया था 1.0753 जो मैंने रखा था वहाँ पर, ठीक है बच्चा। तो ये है आपका आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। The freezing point of a solution containing 5 gram of benzoic acid in 35 gram of benzene is depressed by 2.94 Kelvin. What is the percentage association of benzoic acid if it forms a dimer in the solution? देखो बच्चा, आपको W2 गिवन है दैट इज 5 ग्राम, ठीक है। आपको M2 गिवन है दैट इज 122 ग्राम पर मोल। आपको W1 गिवन है दैट इज 35 ग्राम, ठीक है। डेल्टा TF गिवन है दैट इज 2.94 केल्विन। आपको KF भी गिवन है दैट इज 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो डेल्टा TF के फॉर्मूले में पुट कीजिए IKFM, ठीक है। आपको IKF, ठीक है, IKF। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लगाएंगे W2 × 1000 अपॉन में M2 × W1, ठीक है। सारी वैल्यूज में लिख के आपको दे दिए, सारी वैल्यूज को पुट करो, यहाँ से I जो निकल कर आपका आएगा दैट विल बी 0.512, ठीक है। अब दिख रहा है आपको जो I है वो लेस देन 1 है, यानी कि सोल्यूशन का क्या हुआ है, सोल्यूशन का हुआ है एसोसिएशन, ठीक है। सोल्यूशन का हुआ है बच्चा एसोसिएशन, क्योंकि जो I की वैल्यू हमारी निकल कर आई है दैट इज लेस देन 1, तो सोल्यूशन हमारा एसोसिएट हो गया। अब जब सोल्यूशन एसोसिएट हो गया, यानी कि आपका 2C6H5
यानी कि जो बेंजोइक एसिड है वो 2 नंबर ऑफ मोल्स लगे होंगे, तब जाकर वो C6H5COOH यहाँ पर एसोसिएट हुआ होगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 नंबर ऑफ मोल्स थे तो यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे सपोज कीजिए α/2 बना है तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस α/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस α/2। ठीक है ना। अब I इज इक्वल टू क्या लिखते हो? आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन, है ना। तो आफ्टर एसोसिएशन हो गए 1 माइनस α/2 और बिफोर एसोसिएशन था 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस α/2। ये भी मैंने पूरा थ्योरी में आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो 1 माइनस α/2 इज इक्वल टू 0.512। तो अल्फा जो निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 97.6%। दिस इज द सोल्यूशन बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। A 0.01 molar aqueous solution of AlCl3 freezes at minus 0.068 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन? सबसे पहले डेल्टा TF विच इज इक्वल टू IKFM। ठीक है ना, इट इज 0.068 इक्वल टू I इंटू 1.86 इंटू 0.01। तो यहाँ से I आपका निकल कर आ जाएगा 3.65। ठीक है, अब जो AlCl3 आपका डिसोसिएट होता है वो होता है Al+3 और +3Cl नेगेटिव के अंदर। जब ये 1 है तो ये 0 0 है। ठीक है, सपोज कीजिए अल्फा बन रहा है तो ये 3 अल्फा बनेगा क्योंकि 3 नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा। तो फिर से वही टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। तो वो आगे आ जाएगा आपका, लिख के बताती हूँ, सेम क्वेश्चन है बेटा। ये आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। तो ये आ गया आपका 1 + 3 अल्फा। ठीक है ना। और बिफोर डिसोसिएशन था आपका 1, तो ये आपका I की वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आएगी, ये इसको इक्वेट कर दो 3.65 के, तो जो यहाँ से आपका निकल कर आएगा अल्फा, दैट वो आंसर आएगा अल्फा निकल कर आएगा 0.883। तो परसेंटेज कितनी हो गई? 88.3%। समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस यहाँ पे ना 10 क्वेश्चंस और है मेरे पास, टोटल 100 क्वेश्चंस है। आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, है ना। 91 क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, वहाँ से आप TF निकाल लोगे। 92 क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पे डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओगे फिर से, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको निकालना है मोलर मास, तो सिंपल मोलर मास वहाँ से निकल जाएगा आपका फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और फिर I भी निकालना है, तो I के लिए नॉर्मल एटॉमिक मास अपॉन मोलर एटॉमिक ऑब्जर्व एटॉमिक मास होता है, जो आएगा 32/256, तो 1/8। तो जो सल्फर की जो एग्जिस्टेंस आएगी वो आएगी S8 की फॉर्म में, ठीक है बेटा। क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं तो मैं इसलिए थोड़ा सोच रही हूँ कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी वरना आप लोगों के लिए। 93 क्वेश्चन में देखो फिर से वही डेल्टा TF का फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे जो I है वो <1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। 94 में देखो डेल्टा TF का फॉर्मूला लगेगा फिर से, और W2 निकालना है जो आएगा 1.17 ग्राम। 95 देखो 2 डिफरेंस बताने हैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। B देखो, B में आपको क्या करना है, बी में फिर से डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओगे बच्चा, और W2 निकलेगा आपका 3.145 ग्राम। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। 96 क्वेश्चन देखो, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डिस्कस कर चुके हैं, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ठीक है, एंड सो ऑन। बी वाला पार्ट देखो, यहाँ पे आप डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाओगे फिर से। अल्फा का एसोसिएशन आपको बताना है 1 - I अपॉन 1 - 1/n, तो जो एसोसिएशन का परसेंटेज आएगा दैट विल बी 99.16%। 97 क्वेश्चन में पाई इज इक्वल टू ICRT का फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। वहाँ से आप एसोसिएशन डिसोसिएशन दिखाओगे, I निकलेगा पहले 1.93, फिर डिसोसिएशन दिखाओगे NaCl का, Na+ पर Cl नेगेटिव के अंदर, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ से आप I निकालोगे, I से अल्फा निकलेगा, अल्फा जो आएगा दैट इज 93%,
ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम 98। यहाँ पे आप अल्फा डिसोसिएशन आपको निकालना है, तो I-1 अपॉन n-1, ठीक है ना। तो यहाँ से जो पाई इज इक्वल टू ICRT का फॉर्मूला फिर आप लगाओगे, तो जो पाई आएगा दैट विल बी 7.14 एटमॉस्फेरिक। ठीक है बच्चा। 19 में ग्राफ बताना है आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, और एक्सप्लेन करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल ग्राफ होता है आपका, ये वाला ग्राफ बनता है, ठीक है ना, इस तरह से करके ये वाला ग्राफ आपका जाता है। ठीक है बच्चा। अब देखो बी पार्ट में डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है, आप पाई इज इक्वल टू ICRT का फॉर्मूला लगाइए। पाई आएगा 5.27 मल्टीप्लाइड 10⁻³ एटमॉस्फेरिक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 100, द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन क्लोज टू 0.5। क्या होगा बच्चा, आपको दिख रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं इथेनोइक एसिड के जो एसोसिएट हो रहे हैं डाइमर बनाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ जो I आएगा दैट विल बी 1/2, तो 0.5 आ जाएगा। फिर है आपको डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल है, I की वैल्यू निकाल लीजिएगा दैट विल बी 3 K2SO4 के लिए। ठीक है, फिर पाई इज इक्वल टू ICRT का फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है ना, तो पाई निकल कर आएगा 4.8 × 10⁻³ एटमॉस्फेरिक। फिर है थर्ड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको लगाना है डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM का फॉर्मूला। वहाँ से I निकालना है, I आपका आएगा 0.125। अब क्योंकि I आपका लेस देन 1 है, तो इसलिए जो सल्फर है वो आपका एसोसिएट होगा और आप मॉलिक्यूल बनाएगा आपका S8 का। समझ में आया बच्चा। अब बेटा ये हमारी वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ, ठीक है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है हमारी। मैंने 100 क्वेश्चंस कराए हैं आपको PYQ के, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये मतलब मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। इससे अलग क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बेटा, ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से मास्टर बन जाओगे इस चैप्टर के। बेटा अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।